हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके में कौन कौन से पार्ट आते हैं, रेस्पिरेशन करने में कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। ऐसे ही तमाम क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो जो जो ऑर्गन्स रेस्पिरेशन के अंडर आते हैं, मतलब जो जो ऑर्गन्स रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर में आते हैं। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, इस फुल प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट रहते हैं उनके बारे में समझाया है, ताकि जो अगली वीडियो में मैं रेस्पिरेशन समझाऊंगा तो वो बहुत ईजी हो जाए आपके लिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत क्या पड़ी, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हर एक सेल है जो बॉडी का, उसको ऑक्सीजन पहुंचाता है और वह सेल अपनी एनर्जी बना पाता है जो फूड ऑब्टेन हुआ है उसको यूज करके। तो ये फूड से लेके जो एनर्जी तक का कन्वर्जन है, ये सब रेस्पिरेशन के अंडर आता है। अब बात करते हैं मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर नोस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल लेयर्स। नोस्ट्रिल्स बेसिकली जो नाक के होल रहते हैं उन्हें नोस्ट्रिल बोला जाता है। तो नोस्ट्रिल का सिंपल सा वर्क होता है कि एयर को इनहेल करना। अब जो सेकंड पार्ट है वो है नेजल चैम्बर। तो एक पेयर रहता है जो नेजल चैम्बर्स का, वो इनक्लोज्ड रहता है एक नेजल कैविटी में, और इन दोनों नेजल चैम्बर्स को सेपरेट करता है सेप्टम। नेजल सेप्टम, जो ये नाक की बीच वाली हड्डी होती है ना, इसे बोलते हैं नेजल सेप्टम। अब इन चैम्बर्स में एयर और म्यूकस सिक्रीट करते हैं इसके सेल्स, जो कि हेल्प करते हैं एयर को फिल्टर करने में। जो अपन एयर इनहेल करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह ना हो, डस्ट वगैरह हो ना हो, उसको फिल्टर करते हैं ये सब। अब तीसरा जो पार्ट आता है वो है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है एयर और वाटर दोनों के लिए, मतलब यहाँ से एयर और वाटर दोनों पास होते हैं। फेरिंग्स है जो वो ट्रैकिया तक जाती है ग्लॉटस से होते हुए। अब ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों के लिए, इसलिए जब अपन लोग, इसलिए फूड कभी विंड पाइप में ना चला जाए, इसको इंश्योर करता है अपना एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस एक कवरिंग है जो कवर करता है ग्लॉटस को, ताकि उसमें अपना फूड ना जा पाए विंड पाइप में। फोर्थ पार्ट है वो है अपना लैरिक्स। लैरिक्स इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, मतलब ये साउंड प्रोड्यूस करता है। इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब अपन लोग एयर को एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर छोड़ते हैं, तो फोर्सफुली लंग्स से जो एयर रहती है वो बाहर को तरफ निकलती है, जिसकी वजह से अपना वोकल कॉर्ड है जो वो वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जो बच्चे और औरतें रहती हैं उनका जो वोकल कॉर्ड रहता है वो शॉर्टर और थिनर रहता है, मतलब छोटा और पतला रहता है, जिसकी वजह से उनकी हाई पिच वॉइस निकलती है। हाई पिच मतलब थोड़ी ऐसी लाउड टाइप की वॉइस। और मेंस में जो रहता है वोकल कॉर्ड वो लॉन्गर होता है और थिकर होता है, मतलब बड़ा होता है और थिकर होता है, जो कि लो पिच वॉइस प्रोड्यूस करता है। अब फिफ्थ पार्ट जो आता है वो आता है ट्रैकिया, और जिसे विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ये लगभग 12 सेंटीमीटर के लगभग होता है इंसानों में। ट्रैकिया जो पाइप है वो सपोर्टेड रहता है कार्टिलेजस रिंग से। सी शेप की जो कार्टिलेज की रिंग होती है उनसे सपोर्टेड रहता है। तो इन कार्टिलेजस रिंग से इनका वर्क क्या होता है, इनका वर्क होता है कि कार्टिलेज की रिंग लगी रहती है, जिसकी वजह से जो पाइप रहता है वो कोलैप्स नहीं करता, आपस में चिपकता नहीं है ऐसे जब अपन लोग सांस लेते हैं। अब जो सिक्स पार्ट आता है वो आता है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। अब जो ट्रैकिया के बाद वाले हिस्से को बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, जो कि सपोर्टेड रहता है कार्टिलेजस रिंग से। जैसा ट्रैकिया में लगी रहती थी ना कार्टिलेज की रिंग, वैसे ही प्राइमरी ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज की रिंग लगी रहती है। प्राइमरी ब्रोंकाई है जो वो लंग्स में एंटर करता है, और एंटर करने के बाद ये डिवाइड हो जाता है कई सारे सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकियोल्स में। और जैसे जैसे ये ब्रोंकियोल्स लंग्स में डीप में जाते जाएंगे, वैसे वैसे पतले होते जाएंगे। अब बात करते हैं रिब्स की, इंटरकोस्टल मसल्स की और डायफ्राम की। तो जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं उनमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स रहती हैं। रिब्स एक वॉनी स्ट्रक्चर रहती है जो कार्टिलेज की रिंग से बनी रहती है, और रिब्स हैं जो कई सारी रिब्स मिलके फॉर्म करती हैं रिब केज, जिसके अंदर लंग्स रहती हैं जो वो रिब केज से प्रोटेक्टेड रहती हैं। अब दो जो रिब्स रहती हैं उनके बीच में स्पेशल टाइप के मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स हेल्प करते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स में। अब थोरैसिक कैविटी मतलब जो चेस्ट का एरिया होता है उसके नीचे बॉटम
बॉटम में पाया जाता है एक मस्कुलर मसल टाइप का डायफ्राम बोलते हैं जिसे। तो जो डायफ्राम रहता है वो नॉर्मली तो रहता है डोम शेप का, मतलब ऐसा टेढ़ा हुआ, लेकिन जब अपन लोग इनहेल करते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम का जो वर्क रहता है वो रहता है कि चेस्ट में हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनाना, जिसकी वजह से एयर है जो वो अंदर आ सके चेस्ट के और बाहर जा सके। जब इनहेल होता है तो ये फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाहर की हवा है वो लंग्स के अंदर आ पाती है। और ऐसे ही जब अपन लोग एक्सहेल करते हैं तो यहाँ पर चेस्ट में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट की जो हवा है वो अपने शरीर से बाहर निकल पाती है। तो डायफ्राम का ये सब यूजेस है। अब 8th पार्ट की बात करते हैं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लंग्स। अब जो लंग्स हैं वो एक सॉफ्ट स्पंजी टाइप का ऑर्गन है जो पिंकिश कलर का होता है और ये प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर होता है। लंग्स के एक साइड पर हार्ट होता है, इसकी वजह से लेफ्ट वाला जो लंग है वो स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है राइट वाले के कंपैरिजन में। अब जो ब्रोंक्यूल्स थे वो लंग्स में एंटर हुए थे ना, अभी मैंने बताया था, वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं एवियोलर डक्ट में। अब एवियोलर डक्ट हैं जो, वो आप ये समझ लीजिए कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं उससे और पतली वाली फाइन ट्यूब है। तो एवियोलर डक्ट के एंड में रहता है एल्वियोलाई। अब जो एल्वियोलाई रहता है वो थिनेस्ट मेम्ब्रेन की इस पे कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम बहुत ही ज्यादा पतली मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज अच्छे से हो पाए। अब एल्वियोलाई लगभग 300 मिलियन अपने शरीर में प्रेजेंट रहती है। उनका टोटल सरफेस एरिया जो कवर करती है वो होता है 80 मीटर स्क्वायर, जो कि अपनी बॉडी की सरफेस एरिया से 50 टाइम्स ज्यादा है। एल्वियोलाई का काम ही होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, जिसकी वजह से गैसों का एक्सचेंज अच्छे से हो पाए। अब यहाँ पर अपन की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसकी एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। इसकी अगले वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है और जो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या होता है। कई लोग रेस्पिरेशन को भी ब्रीथिंग को भी सेम मानते। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो।